का थोड़ा सा ट्रेलर है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पुनः सरकार बनाएंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं। इस नीति के तहत हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये मिशन चलाया कि मदरसा बोर्ड में जो पढ़ाई होती है उसके साथ साथ विज्ञान की भी पढ़ाई हो, इंग्लिश की भी पढ़ाई हो और सारे सब्जेक्ट से जोड़ा जाए। और वो कुरान के आयत भी पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, वो तो उनका धर्म है, लेकिन उसके साथ साथ शिक्षा का भी ग्रहण करें, शिक्षा का भी ज्ञान लें ताकि वो आगे बढ़े। इतने षड्यंत्र होने के बावजूद, इतने षड्यंत्रों के बावजूद भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर बैठे हैं। ये इस देश की जनता की एकजुटता और उनके प्रति नरेंद्र मोदी जी के प्रति जन समर्थन का ये भाव प्रदर्शित होता है। पांडे जी, ये बताइए, यूपी की राजनीति में एक मुद्दा बहुत ही गर्माता हुआ नज़र आ रहा है, वो मुद्दा है मदरसा बोर्ड का। हाई कोर्ट ने उसको असंवैधानिक करार दे दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको संवैधानिक करार दे दिया। क्या लगता है? मदरसा बोर्ड जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है, उसमें खाली सुधार किया गया है। हमारी सरकार का जो नियम है, जो नीति है, वो सबका साथ सबका विकास और प्रदेश का कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे और उत्तर प्रदेश का प्रत्येक बच्चा जीवन में आगे बढ़े और पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करे तथा जाकर के आगे बढ़ के पूरे देश का नाम रोशन करें। इस नीति के तहत हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये मिशन चलाया कि मदरसा बोर्ड में जो पढ़ाई होती है उसके साथ साथ विज्ञान की भी पढ़ाई हो, इंग्लिश की भी पढ़ाई हो और सारे सब्जेक्ट से जोड़ा जाए। और वो कुरान के आयत भी पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, वो तो उनका धर्म है, लेकिन उसके साथ साथ शिक्षा का भी ग्रहण करें, शिक्षा का भी ज्ञान लें ताकि वो आगे बढ़े। तो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की नीयत बिल्कुल साफ है। उत्तर प्रदेश का प्रत्येक बच्चा, चाहे वो किसी भी जात पंथ मजहब का हो, वो भारत माता की संतान है और भारत माता की संतान को आगे बढ़ने का नैतिक अधिकार है, इसलिए वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, यूपी की राजनीति में एक और मुद्दा गर्माता हुआ नज़र आ रहा है, जो उपचुनाव जी। क्या लगता है, 9 सीटों का उपचुनाव है, इसमें कौन बढ़ता नजर आएगा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए, ऐसा है कि लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन इन्होंने बनाया और कहा कि साहब ये इंडिया गठबंधन है और ये कर देगा वो कर देगा, तमाम षड्यंत्रों के बावजूद भी और तमाम विदेशी फंडिंग जैसा की जानकारी हुई कि मोदी जी को किसी तरह से इनके प्रकार हटाओ, सारे इंडिया गठबंधन के सारे लोग मिल करके भी 232 सीट से ज़्यादा नहीं ला पाए और अकेले भारतीय जनता पार्टी ने 242 से ज़्यादा सीट लाने का काम किया और फिर भी ये अपनी पीठ ठोकने का काम शुरू कर दिए कि हमने पीछे कर दिया, हम आगे आ गए। लेकिन पर नारा 400 पार का था ना? नारा 400 पार का था, इसमें कोई संशय नहीं है, 400 पार का नारा था। लेकिन इनके षड्यंत्रों के बावजूद भी पूरे हमारे देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर आस्था व्यक्त की और उन्होंने पूरे प्राण मन से लग करके काम किया और आज इसकी वजह से आज हमारी सरकार है। इतने षड्यंत्र होने के बावजूद, इतने षड्यंत्रों के बावजूद भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर बैठे हैं। ये इस देश की जनता की एकजुटता और उनके प्रति नरेंद्र मोदी जी के प्रति जन समर्थन का ये भाव प्रदर्शित होता है। अच्छा, ये बताइए, एक जो सीट है, जो 9 सीट की बात आप अयोध्या की जो एक सीट है, मिल्कीपुर सीट, उसमें लगातार विपक्ष कह रहा है कि इसको बीजेपी ने जानबूझ के फंसा दिया है। ऐसा है, ये बीजेपी का हर चीज़ में बात डालना ये गलत बात है। आप पढ़े लिखे हैं, आप संविधान को समझते हैं, कानून को समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है वो अपनी सरकार के नीति के तहत करती है, ना कि कोर्ट में जाकर के करती है। कोर्ट एक अलग संवैधानिक संस्था है, कोर्ट अपना अलग निर्णय लेती है, उसमें पार्टी और पार्टी के नेता का कोई हाथ नहीं होता है। ये तो जानबूझ के झूठी सिंपैथी लेने के लिए कि साहब हम तो बहुत बड़े पहलवान थे, अगर ये फला ना होते तो मैं इनको चित कर देता, ये भावना, ये जनता को गुमराह करने के लिए ये अनाप शनाप के बयान दिए जाते हैं। हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं। ये मिल्कीपुर विधानसभा की जो सीट कोर्ट में फंसी हुई थी, कोर्ट का कोई वो था, कोर्ट में किसी ने याचिका दायर की थी और उसकी वजह से ये हुआ। और मैं ये कहता हूँ कि अगर ये नहीं रुकता तो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा था। 9 की 9 सीट जीतने के पूरे आसार हैं और उत्तर प्रदेश की जनता पूरे मन से तैयार बैठी। अच्छा, ये जो डेट जो शिफ्ट हो गई है, इस पर भी लगातार विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा है, कह रहा है कि इन्होंने अब ये तैयारियां करेंगे, अब ये षड्यंत्र करेंगे, इसलिए उन्होंने थोड़ा डेट शिफ्ट कर दिया। ऐसा है कि इन्होंने जीवन भर यही सब किया है।
इनको यही सब नज़र आता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ईडी सीबीआई ये सारी चीज़ें कहते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो 147 मुकदमे हुए और पूरे 15 साल तक नरेंद्र मोदी जी से पूछताछ होती रही, लेकिन कभी नरेंद्र मोदी जी ने उफ नहीं किया। हर जांच के लिए तैयार रहते थे, हर परिस्थिति हर स्थिति के लिए तैयार रहते थे और संवैधानिक संस्थाओं का उन्होंने उनका सम्मान करते हुए हर चीज़ का जवाब देने का काम किया। लेकिन इनका कहना है कि साहब कोर्ट बिका हुआ है, कोर्ट सरकार खेल लेती है, ये सरकार करा देती है, ये चुनाव प्रभावित कर लेती है। ये सब संस्थाएं अलग हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग ऐसी बातें करते हैं। अच्छा, ये बताइए, उपचुनाव में एक सीट बहुत हाई प्रोफाइल की जा रही है, करहल सीट, क्योंकि वहाँ पहले से यादव समाज का कहते गढ़ रहा है और वहाँ पे समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व वहाँ पहले विधायक रहे थे और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो समीकरण बनता है वो यादव लोगों का बनता है। तो क्या लगता है वहाँ बीजेपी बढ़त बना पाएगी, सीट क्लियर कर पाएगी कि नहीं? देखिए, सीट वहाँ पर जीतेगी इसलिए कि लोग जाति और मजहब की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है और ये बात धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की जनता समझने लगी। उसको लगता है कि इन योगी आदित्यनाथ जी का जो विज़न है वो सबका साथ सबका विकास का है और कोई जात नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई मजहब नहीं। इसलिए अब धीरे धीरे आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी सीटें जो कभी किसी अमुक पार्टी की विशेष जो है एक परंपरा के रूप में उनकी सीट हुआ करती थी, वो भी हार गए। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि करहल सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसमें कोई जातीय समीकरण फिट नहीं होगा। इसमें उत्तर प्रदेश की जनता का जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है, उनके काम का प्रभाव दिखाई देगा और सब एकजुट होकर के करहल की सीट को भी निकालेंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, ये जो उपचुनाव है, ऐसा कहा जाता है कि ये क्या लग रहा है कि ये जो इसकी धमक है क्या 2027 के चुनाव तक भी जाएगी? हाँ, बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल जाएगी। ये 2027 के चुनाव के पहले का थोड़ा सा ट्रेलर है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पुनः सरकार बनाएंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है रोटी, कपड़ा और मकान। आज हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने हर आदमी को मुफ्त में राशन देने का काम किया, हर गरीब को घर टूटे हुए हैं उनको घर देने का काम किया और हर गरीब को, जो हमारे किसान हैं, उनको हर तिमाही 2000 रुपये दिया जाता है। तो हम रोटी, कपड़ा, मकान पर जो फीडबैक है उस पर पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। अच्छा, क्या लगता है जो मदरसा बोर्ड का जो मुद्दा है, क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि लगातार बीजेपी हमलावर होती हुई नज़र आती है इस पे। इससे पहले वक्फ बोर्ड पे भी वो हमलावर हुई थी, पर वो टल गया। अब ये मदरसा बोर्ड पे है, इसमें भी टलने क्या लगता है? ये लोगों की सोच है। भारतीय जनता पार्टी हमलावर नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये सोचती है कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी संस्थाएँ हैं और जिस संस्थाओं में हमारे उत्तर प्रदेश के नौनिहाल जो आगे बढ़ने वाले हैं, देश का नेतृत्व लेने वाले हैं, वो शिक्षित हों, साक्षर हों और समृद्धशाली हों, शक्तिशाली बने, यही सोच लेकर के भारतीय तो क्या लगता है मदर उसमें आप ये कतई मत मानिए कि हम लोग अटैकिंग हैं या वो है ना। हमारा विजन क्लियर है। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति, जो आने वाली नई पीढ़ी है, वो साक्षर हो और शक्तिशाली हो, सक्षम। अच्छा, तो क्या लगता है मदरसा बोर्ड में क्या इस तरीके की पढ़ाई नहीं होती है जो शक्तिशाली और सक्षम बन सके? अब अगर ऐसा लगा है तभी तो ये बात की गई है और इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल, बुराई कुछ नहीं है। बिल्कुल। अगर हमारे उत्तर प्रदेश का बच्चा अपने दीनी तालीम के साथ साथ विज्ञान भी पढ़ेगा और कंप्यूटर लैपटॉप भी चलाएगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है ना। तो ये तो योगी आदित्यनाथ का एक नारा भी था, एक हाथ में कुरान होगी, एक हाथ में लैपटॉप होगा। तो यही इसी सोच को लेकर चल रहे हैं। अब लोग कहते हैं या ट्रैकिंग है, तो ये है, ये उनकी सोच है, ये हमारा विजन है। हमारी पार्टी का विजन है अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का कल्याण होना। उसको अंतिम छोर पर जो बैठा हुआ है, विकास के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ है, उसको आगे लाना और उसको विकास की धारा से जोड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत है। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी हर गरीब को राशन दे रही है। पहले आपको याद होगा कि हर महीने 5000 जो है लोग भूखमरी से शिकार होते थे। आज ऐसे कोई भी भूखमरी से
मर नहीं रहा है। आपने याद होगा कि उत्तर प्रदेश से छोड़ दिए पूरे देश की मैं बात करता हूँ कि 18,000 गांव में लोग बिजली नहीं जानते थे, खंबा नहीं जानते थे, वो कहते थे बिजली क्या होती है, लेकिन आज वो 18,000 गाँव में भी बिजली लग गई है, खंबा लग गया है और वहाँ के लोग, वहाँ की जनता देश की मुख्य विकास धारा से जुड़ गई है। मैं उस यहाँ के भी लोगों को कहता हूँ जिनके जीवन में कभी पक्का मकान सपना हुआ करता था, आज वहाँ के अल्पसंख्यक समाज के हों या गरीब समाज के हों या किसी भी समाज के गरीब लोग हैं, उन सबको पक्के मकान मिलने का काम हो रहा है, उनके सपने पूरे हो गए हैं। आज कोई भी गरीब आदमी अगर हमारे पूर्वज का, हमारे बुजुर्ग का कहीं इलाज करना हो तो कोई भी आदमी अपना खेत और मकान बेचने के सिवा और कोई चारा नहीं होता था। आज आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज करने की जो सरकार की योजना है वो रामबाण काम कर रही है। ये बात समझना पड़ेगा। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ उत्तर प्रदेश की जनता का किस तरह से कल्याण हो, किस तरह से विकास हो, इस काम में पूरी तल्लीनता के साथ लगी हुई है। और ये सब हैं कि जात, मजहब, जाति इसी समीकरण को बैठाने में लगे हैं, क्योंकि इनको प्रदेश की जनता की सेवा नहीं करनी, इनको शासन करना है, इनको लूटना है, इनको अपनी बैंकों को बढ़ाना है, इनको धन बढ़ाना है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, इनको धन नहीं बढ़ाना, इनके कोई बच्चे नहीं है, न इनका कोई रिश्तेदार है जिसको बहुत बड़ा जो है करोड़ों की संपत्ति देनी है। इन्होंने तो उत्तर प्रदेश के और अपने परिवार के लिए पूरे प्राण मन से लगे हुए हैं। अच्छा, क्या लगता है यूपी की राजनीति में या आप देख लें भारत की राजनीति में क्या परिवारवाद ज़रूरी है कि नहीं है? देखिए, बिल्कुल ज़रूरी नहीं। जब आप जनता के विश्वास को लेना चाहते हैं तो जनता ही आपका परिवार है। चाहे वो हमारा बच्चा हो, चाहे वो किसी भाई का बच्चा हो, सब मेरे हैं, क्योंकि सबने वोट दे करके बड़ी आशा के साथ आपको बैठाला है। इसलिए सबकी आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरना ये हमारा नैतिक दायित्व होना चाहिए, ये हर जनप्रतिनिधि को मालूम होना चाहिए। तो फिर इसके बाद बीजेपी में भी परिवारवाद क्यों नजर आ जाता है? भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद तो नगण्य है। मैं आपको बता दूं कि आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी में आज लड़का, भतीजा, पोता, नाती सभी लोग राजनीति में, यहाँ कोई इधर से सांसद है, कोई उधर से विधायक है। आज हमारे यहाँ कोई आदमी कोई भी बनता है तो अपने कर्मों के आधार पर अगर आगे बढ़ गए तो आप लड़ो और जीतो। लेकिन कोई अगर कोई बड़ा नेता है, उसका पुत्र अगर चाहे कि हम इतने बड़े व्यक्ति के पुत्र हैं, हमको घर बैठे सीट मिल जाए, हम मंत्री बन जाए, तो ये संभव नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। और ये परिवारवाद तो दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। राजनाथ सिंह और उनके 2 लड़के, हाँ, राजनाथ सिंह के 2 लड़के मैं मानता हूँ। राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री हैं और पंकज सिंह लगभग रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्री हैं, लेकिन पंकज सिंह जी लगभग 30 सालों से उन्होंने ज़मीनी सतह पर काम किया है। जब राजनाथ सिंह कोई रक्षा मंत्री भी नहीं थे, न केंद्र में मंत्री थे, तब से पंकज सिंह युवा मोर्चा वगैरह के सारे संगठन की राजनीति में लगे रहे और अब जाकर के वो विधायक हुए हैं। लेकिन जो नीरज सिंह हैं वो राजनाथ सिंह की विरासत को चला रहे हैं, संभाल रहे हैं, लेकिन उनको कोई टिकट नहीं दिया गया, न उनको कोई विधायक बनाया गया। यहाँ परिवारवाद नहीं चलता है, ये मैं आपको बता दूँ। अच्छा, बीजेपी के एक शीर्ष नेता हैं अमित शाह जी, उनके लड़के हैं जय शाह। हाँ, वो भी कहते हैं क्रिकेट में कोई खिलाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर उसके बाद भी उनको बीसीसीआई का सचिव बना दिया है। क्या लगता है? अगर आपको लगता है कि वो क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं है, फिर भी दक्षता के साथ काम कर रहे हैं, आज जो है क्रिकेट के जगत में विश्व कप लेकर के चले आए और पूरी दुनिया में डंका बजा दिया, तो ऐसे बीसीसीआई के अध्यक्ष को आप अनभिज्ञ क्यों कह रहे हैं? अगर मान लीजिए वो क्रिकेटर नहीं है, उनको अनुभव नहीं है, तो आप विश्व कप उनके नेतृत्व में कैसे जीता हमारा इंडिया? आज पूरे विश्व में हमारे क्रिकेट का जो है नाम कैसे रोशन हो रहा है, ये बताइए। आखिर कुछ तो होगा। क्या वहाँ जय विपक्ष के कहने से क्या होगा? जय शाह खेलने गए थे क्या? जय शाह खेलने, अब लीजिए, अब आपने प्रश्न किया कि वो अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी अनुभव नहीं होने के बावजूद आज वो हमारा जो हिंदुस्तान का क्रिकेट है वो ऊंचाई के शीर्ष पर है। तो फिर आप उनके तो पहले भी था ना, ऐसा तो है नहीं कि जय शाह के आने के बाद हो गया। पहले भी था और बाद में भी था, लेकिन इसके मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई अगर किसी संस्था पर बना है और उसके बाद वो संस्था जो है उसका जो रिकॉर्डिंग मतलब जो है उसका जो परफॉर्मेंस है वो लगातार डाउनफॉल पे जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि साहब इनके अंदर अनुभव नहीं, इनको क्यों बना दिया गया है? देखिए, लेकिन जब वो व्यक्ति बैठा है और कोई ऐसी बात नहीं, लगातार क्रिकेट अपनी चरम सीमा पर है और आगे बढ़ रहा है, तो आप कैसे कर सकते हैं? चरम सीमा पे क्रिकेट तो पहले भी था, इससे पहले भी इंडिया टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, अच्छा प्रदर्शन किया था, सब कुछ किया था।
पर मुद्दा यहाँ पे ये है कि परिवारवाद क्या बीजेपी में है कि नहीं है? परिवारवाद बिल्कुल नहीं है। परिवारवाद वो होता है कि लड़के को विधायक बना दिया, अपना मुख्यमंत्री बन गए, भतीजों को एमएलसी बना दिया और जो है संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। हमारे यहाँ चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री होता है, ये परिवारवाद है। हमारे यहाँ योगी आदित्यनाथ जो मठ में बैठे रहे, आज उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया, ये परिवारवाद है। उनके कौन है आगे पीछे, ये क्यों नहीं आप लोग देखते हैं? अगर किसी ने पूरे जीवन पर्यंत काम किया है और अगर मान लीजिए मैं अमित शाह का लड़का हूँ या अमित शाह का भाई हूँ, तो क्या ये मेरा बैड रिकॉर्ड होना चाहिए? मेरे कार्य को देखिए, मेरे समर्पण भाव को देखिए, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ। तो अगर मुझे कोई चीज़ मिलती है तो उसमें कोई कौन सी बुरी बात